झील अस्पताल में अपने बेड पर बैठी हुई कब से शून्य में देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। नर्स रोजी आकर उसका बीपी चेक करने लगी। वो चुपचाप बेजान मूर्ति की तरह बैठी हुई थी। कोई आए कोई जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नर्स उसे नींद की दवा खिलाकर सुला रही है। तभी डॉक्टर साहब राजीव के साथ कमरे में प्रवेश करते हैं। झील की नींद भरी आंखों में एक धुंधली परछाई दिखाई देती है। वो आंख बंद करते करते प्रयास पूर्वक फिर से आंखें खोलती है और उसकी आंखों में अब वो परछाई स्पष्ट रूप में सामने आती है। पर नहीं, दवा के असर से वो आंख खोल नहीं पाती और बिस्तर पर लेट सी गई। राजीव बदहवास सा तेज कदमों से चलकर झील को संभालने की कोशिश करते हुए नाकाम हो जाता है। झील बिस्तर पर निढाल होकर लेट जाती है। डॉक्टर साहब ने पीछे से राजीव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, राजीव कम डाउन, आप मेरे साथ आइए। डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे साथ मेरे केबिन में आइए, वहां आपको झील के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी मिल जाएगी। राजीव थके हुए से भारी कदमों से डॉक्टर साहब के साथ उनके केबिन में चलकर बैठे। उनके चेहरे में दर्द और चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। डॉक्टर साहब राजीव के पूर्व परिचित हैं। उन्होंने राजीव को हिम्मत बंधाते हुए कहा, शांत रहकर मेरी बात समझिए। झील बहुत ही बड़े सदमे से गुजर रही है, इसलिए उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उनके साथ भूतकाल में बहुत बुरा घटित हुआ है। उस सदमे को वो मन मस्तिष्क से निकाल नहीं पा रही है और न ही इस हालत में है कि वो किसी को बता पाए, इसलिए वो इस हालत में पहुंच गई है। हम उम्मीद करते हैं कि समय, दवा और सबसे बड़ा आपका प्यार और देखभाल उसे मलहम की तरह असर करेगा। राजीव डॉक्टर साहब के कमरे से निकलकर झील के पास आकर उसके बिस्तर के पास स्टूल में बैठे हुए झील के चेहरे को एकटक निहारते हुए बहुत बेचैन हो गया और कमरे में टहलते हुए विचार उसके दिमाग में तेजी से चल रहे थे। वो फिर से आकर सोई हुई झील के पास आकर बैठ गया। उसके शांत सोए हुए चेहरे को देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोता रहा। वो तब तक रोता रहा जब तक उसका मन हल्का नहीं हो गया। उसके इतना रोने पर भी झील ने 1% भी रिएक्ट नहीं किया। राजीव झील के बालों को सहलाता हुआ बोला, झील क्या हो गया है तुम्हें? कुछ तो बोलो। क्या अपने राजीव को भी नहीं बताओगी? हमारा वो प्यार याद करो। हमने बेहद प्यार किया है एक दूसरे को। तुमने ही कहा था तुम सारी दुनिया को भूल जाओगी पर अपने राजीव को कभी नहीं भूलोगी। पर तुम मुझे भूल गई, अपने राजीव को नहीं पहचान रही हो। दिल में बहुत दर्द महसूस होता है। झील तुम्हें इस हालत में देखकर राजीव के बोलने या किसी भी बात का झील पर कोई असर नहीं हो रहा था। हताश होकर राजीव सोफे पर बैठ गए और उनका मन अतीत की गलियारों में भटकने लगा। वो अपने और झील की पहली मुलाकात और उसके बाद उसके बीच के प्यार और उन खूबसूरत लम्हों को याद करते हुए, उन पलों को याद करते हुए, उन खुशनुमा पलों को याद करते हुए उनमें खो गया। उसे याद आने लगा कि कैसे झील से उसकी मुलाकात हुई थी। वो फ्लैशबैक में चला गया। झील एक बेहद खूबसूरत और प्यारी सी लड़की जो अपनी आंखों में खूब सारे सपने लेकर एक छोटे से शहर से मुंबई महानगर आई थी, ये सोचकर कि यहाँ उसे अपना स्थिर जमीन और उन्नत आसमान मिलेगा। इस अजनबी शहर से वो थोड़ा घबरा भी रही थी, पर वो गजब की हिम्मती और हर परिस्थिति में राह निकालने वाली थी। गजब जुगाड़ू लड़की थी। वो भाग्य के इतने कांटों के बीच भी हंसती मुस्कुराती फूल जैसे खिली रहती। हरदम अपनी जिंदगी वो ऐसे ही बिंदास जीने वाली थी। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी समझदार और सुलझी हुई थी क्योंकि हालात के आग में तपकर वो कुंदन जैसे निखर गई थी। उसका ये गुण झील के व्यक्तित्व से साफ झलक रहा था। वह बड़ी से बड़ी चुनौती को सहजता से स्वीकार करती और साफ गोई से जीती। झील जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका मनभावक रूप, बड़ी बड़ी बोलती सी आंखें, कोई भी उसमें डूबकर गुम हो जाए। व्यक्तित्व में अजब का आकर्षण, बरबसी लोग आकर्षित हो जाते। बातें तो इतनी प्यारी करती, एक ही मुलाकात में किसी को अपना बना ले। अपने शहर से मुंबई महानगर ग्रेजुएशन के बाद आंखों में ढेर सारे सपने लेकर आई थी, पढ़ने और करियर बनाने के लिए। यहाँ के एक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए उसने दाखिला लिया। यही उसकी मुलाकात बिगड़े दिल साहजादे राजीव से हुई। वो मुलाकात भी कम दिलचस्प नहीं था राजीव और झील दोनों के लिए। वो वाकया कुछ ऐसा था। झील हाथों में मोटे मोटे बुक्स थामे लाइब्रेरी की ओर जा रही थी और ये जनाब विपरीत दिशा से अपने मस्तानी चाल चलते हुए आ रहे थे। बुक्स से झील का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और आगे मोड़ पर आकर दोनों बिल्कुल फिल्मी अंदाज में एक दूसरे से टकराए, बल खाए, लहराए और एक दूसरे को थामे गोल चक्कर में घूम गए
और हड़बड़ाहट में झील के हाथ से बुक्स गिर गईं। झील सीधी शांत लड़की है, वो चुपचाप गिरे हुए बुक्स को उठाकर बिना कुछ बोले चली गई। इधर राजीव सम्मोहन शक्ति से बंधे जैसे झील को एकटक निहारते रह गया। वो तब तक उसे देखता रहा जब तक वो चली ना गई। झील का व्यक्तित्व ही ऐसा था, हर कोई उससे प्रभावित हो जाता। राजीव तो जैसे हिप्नोटाइज सा हो गया था। उसके दिल दिमाग में झील पहली ही झलक में छा गई थी। उसे सिर्फ झील की आंखों की गहराई ही दिखाई दे रही थी, जिसमें डूबने के लिए उसका दिल उतावला हो रहा था। अगले दिन का राजीव बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। झील को आते हुए उसने दूर से ही देख लिया था। उसको अपने आसपास पाकर राजीव को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसके पास आते देख वो उसके पास गया और बोला, कल के लिए सॉरी मिस। झील नाम है मेरा। झील धीरे से मुस्कुराकर बोली। राजीव बोले, कल के वाक्य के लिए सॉरी। कल आपने सॉरी कहने का भी अवसर नहीं दिया। मुझे लगा था आप मुझ पर गुस्सा करेंगी, भला बुरा कहेंगी और शायद मुझे दिल फेंक समझेंगी, जो चांस मारने की कोशिश कर रहा है। झील हंसकर बोली, आप इतना सब क्यों सोच रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी या बोलूंगी। गलती हम दोनों की नहीं थी और ये सब होना था, बस हो गया। आपकी ये मेरी गलती क्यों बताऊं? राजीव उत्साह से हाथ बढ़ाकर बोला, हम दोस्त बन सकते हैं। झील दो पल के लिए कुछ सोचने लगी तो राजीव निराश सा हो गया और हाथ पीछे करने का सोचा। तभी झील ने हौले से राजीव के दोस्ती के लिए बड़े हाथ को थाम लिया। राजीव का दिल खुशी से झूम उठा और वो उत्साहित होकर बोला कि आप मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगी? झील ने निहायत सी विनम्रता से कहा, सॉरी अभी मेरे क्लास का टाइम हो रहा है। राजीव का उत्साह ठंडा हो गया और धीरे से बोला, ओके। फिर कहा क्लास के बाद चलें। उसे लग रहा था बात नहीं बनने वाली, पर ये क्या? झील धीरे से मुस्कुराकर बोली, ठीक है। फिर वो चली गई। इधर राजीव का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसका मन कर रहा था कि खूब उछले कूदे नाचे, पर जगह का ध्यान रखकर अपने आप को रोक दिया। राजीव के लिए इंतजार करना भारी पड़ रहा था। वो जाकर कैंटीन में ही बैठ गया। इंतजार करते करते काफी समय हो गया। वो धीरे धीरे मायूस होने लगा था। शायद उस लड़की ने मुझे बेवकूफ बनाया है। फिर वो उठकर जाने को हुआ, तभी उसे झील आते हुए दिखाई दी। उसका मायूस चेहरा खिल उठा और दिल अचानक से जोर जोर से धड़कने लगा। झील की नजरें कैंटीन में उसको ही तलाश रही थीं। राजीव ने हाथ हिलाया। झील आकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। झील बोली, कब से इंतजार कर रहे हो? राजीव के मुंह से अनायास ही निकल गया, सदियों से। झील समझ नहीं पाई। बोली, मैं समझ नहीं पा रही आपके कहने का मतलब। राजीव बोले, छोड़ो भी। झील ने जिद पकड़ ली। तब राजीव बात को संभालते हुए बोले, बहुत समय से। झील बहुत अपनेपन और अधिकार भाव से बोली, ये तो गलत है। आपके पेरेंट्स आपको इतना प्रयास करके पढ़ा रहे हैं और आप यहाँ समय बिता रहे हैं। अपने पढ़ाई और फ्यूचर के प्रति ऐसी लापरवाही बिल्कुल सही नहीं है। मेरा दोस्त ये सब करे, हरगिज नहीं। एक दोस्त ही दूसरे दोस्त को सही राह दिखाए, ये उसका फर्ज है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरा दोस्त ऐसा हो। अगर मैं आपको जिम्मेदार नहीं बना पाई तो मुझे अपने आप पर अफसोस होगा कि मैं आपको ठीक से समझा नहीं सकी। झील की बातें सुनकर राजीव भावुक हो गए और उसकी आंखें डबडबा गईं। वो नहीं चाहते थे कि झील उसकी आंखों में आंसू देखे, इसलिए वो आंखें नीची करके बोला, सब कुछ होकर भी बहुत अकेला हूँ। आज तक कभी किसी ने इतने प्यार और अपनापन से समझाया नहीं। शायद इसीलिए मेरी ऊर्जा और समय बेकार हो रहा था। पर अब तुम मिल गई हो ना, मुझे सही राह बताने वाली। अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। झील बोली, अगर मेरे थोड़े से प्रयास से तुम्हारा कुछ अच्छा हो सकता है तो ये खुशी की बात है। फिर झील शरारत से मुस्कुराकर बोली, मैंने आपकी चोरी पकड़ ली। राजीव ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी? झील मुस्कुराहट के साथ बोली, वही, आपकी आंखें चुराने के बहाने आंखों से कीमती खजाना छलकाना। राजीव झेप सा गया। उसकी चोरी झील ने पकड़ जो ली थी। झील कुछ सोचकर शरारत से मुस्कुरा दी। ये राजीव ने देख लिया। फिर झील से पूछा, क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही हो? झील ने कहा, कुछ नहीं, जाने दो। राजीव बोले, ऐसे कैसे जाने दें, बताओ क्या हुआ? झील हंसकर बोली, लोग कहते हैं कि शर्म लड़कियों का गहना है, पर लड़के भी शर्माने पर कम हैंडसम नहीं लगते। आप ही को देखो, शर्म की लालिमा आपके चेहरे पर कितना खिल रहा है। इतना सुनते ही राजीव शर्म से पानी पानी हो गया। उसका मन कर रहा था कि चेहरा कहीं छिपा ले। झील शरारत से बोली, ओए होए, शर्मा गए क्या? राजीव बोले, छोड़ो, और कितना टांग खिंचाई करोगे? मेरे टांग जिराफ जितने लंबे हो जाएंगे। झील मस्ती करते हुए बोली,
ऐसे कैसे जाने दें? कभी कभार तो मौका मिलता है दोस्तों की टांग खींचने का। राजीव सरेंडर करते हुए कहा, ठीक है, आज तुम्हारी बारी है तो कर लो मुझे परेशान। किसी दिन मेरी बारी आई तो तुम्हें नानी याद दिला दूंगा। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उस दिन के बाद से राजीव एकदम बदल सा गया। झील के साथ ने राजीव को बिल्कुल बदल दिया। उसका नया अवतार पहले वाले राजीव से बिल्कुल अलग लगता है। राजीव का अपने जीवन और उससे जुड़ी हुई चीजों के लिए उसका नजरिया बदल गया था और वो सकारात्मक हो गया था। झील ने पारस पत्थर जैसे राजीव को छूकर कंचन बना दिया था। राजीव में आए परिवर्तन उसके दोस्तों, परिचित और परिवार सबने नोटिस किया। ये वही राजीव है जिसके चेहरे से मुस्कुराहट हमेशा गायब रहता था, पर अब मुस्कुराहट को जैसे राजीव का पता मिल गया है। हर वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छाई रहती है। अब अक्सर वो गुनगुनाता रहता या सीटी बजाता रहता। मम्मी खाने के टेबल पर राजीव को देखकर सुखद आश्चर्य से भर गईं और उसे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था ये आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गया और ऊपर से ये मुस्कुरा भी रहा है। मम्मी ने आंसू से कहा, आज ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? उल्टी गंगा बह रही है। ये मोगेम्बो आज हीरो कैसे बन गया? मम्मी आंसू के पास फुसफुसा कर बोली। आंसू भी मम्मी को फुसफुसाकर जवाब दिया। बोला, आप चिंता मत करो, मैं आंसू जासूस सब पता करके आपको रिपोर्ट करूंगा मॉम। आंसू और मम्मी मुंह छुपाकर चुपके से हंसने लगे। रात में राजीव अपने बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ सोच रहा था। तभी आंसू आकर उसके बिस्तर पर लेट गया और छत को निहारते हुए स्टाइल से राजीव से बोला, क्या हुआ ब्रो, नींद नहीं आ रही है? बेचैन दिखाई दे रहे हो और छुप छुप कर मुस्कुरा रहे हो। कभी गुनगुना रहे हो, कभी सीटी बजा रहे हो। आखिर मामला क्या है? कहीं आपको प्यार तो नहीं हो गया? क्योंकि ये सब लक्षण लवेरिया के हैं। राजीव आंसू की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और आंसू का कान खिंचाई करते हुए कहा, आजकल तू ज्यादा ही बदमाश हो गया है। आंसू बोला, भैया भैया कान छोड़ो, नहीं तो उखड़कर हाथ में आ जाएगा। राजीव ने हंसकर आंसू को गले लगाकर चूम लिया। आंसू से छेड़ते हुए बोला, भैया भैया मैं आंसू हूँ, कोई और मत समझ लेना। राजीव ठहाका मारकर हंस पड़ा। मम्मी हॉल में बैठे हुए आंसू और राजीव का हंसी ठहाके सुनकर बहुत खुश हो गईं। राजीव पिछले 2 दिनों से झील से मिल नहीं पाया। कई बार उसने झील के मोबाइल पर फोन किया पर कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। 2 दिनों से वो कॉलेज भी नहीं आ रही थी। राजीव ने वहां भी पता लगाने की कोशिश की पर झील वहां भी 2 दिनों से नहीं आ रही थी। वहां से झील का पता लेकर ढूंढते ढूंढते पते पर पहुंचा और डोरबेल बजाई। 2 मिनट बाद दरवाजा खुला और झील ने ही दरवाजा खोला। अचानक राजीव को सामने पाकर झील को बहुत आश्चर्य हुआ। झील आश्चर्य मिश्रित खुशी से बोली, आप यहाँ कैसे और आपको यहाँ का पता कैसे मिला? राजीव बोले, यहीं से खड़े होकर बात करोगे, अंदर नहीं बुलाओगे? झील माथे पर हाथ रखकर बोली, अरे आपको अचानक से देखा तो अचंभित रह गई, आप प्लीज अंदर आइए। राजीव झील के साथ अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। झील भी सामने बैठ गई। झील बोली, अब बताइए आपको यहाँ का पता कैसे मिला? राजीव बोले, आप पिछले 2 दिनों से कॉलेज नहीं आए, आपका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। जहां आप काम करते हो वहां से पता लेकर ढूंढते ढूंढते पहुंचा। झील बोली, पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आराम कर रही थी, पर अब ठीक लग रही है। झील बोली, आप बैठिए, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। झील 2 मग में कॉफी लेकर आ गई। राजीव कॉफी पीते हुए सामने रखे फोटो की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये किनकी तस्वीर है? राजीव की बात सुनकर झील की आंखें डबडबा गईं। फिर खुद को संभाल कर बोली, ये मेरे मम्मी पापा हैं और इनके साथ वो बच्ची मैं हूँ। राजीव ने झील के चेहरे को उदास देखा तो उसके अंदर कुछ टीस सी उठी। माहौल को हल्का करने के लिए राजीव ने बात बदलते हुए पूछा, तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं? झील उदास स्वर में बोली, मेरी कहानी तो 2 लाइन की है। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, मम्मी पापा और मैं नैनीताल गए थे। वहाँ हमने बहुत मजे किए। वो लम्हा मेरे जीवन का अब तक का आखिरी खुशी का लम्हा था। उसके बाद तो जीवन में दुख, उदासी, अकेलापन, दर्द के अलावा कुछ नहीं रह गया। नैनीताल में दुर्घटना बस मम्मी खाई में गिर गई थी। हमने उनको बहुत ढूंढा पर 2 दिनों के बाद रेस्क्यू टीम को उनकी डेड बॉडी मिला था। उसके बाद तो जैसे सब खत्म हो गया। हमारी प्यारी सी दुनिया कहीं गुम हो गई थी। मैं बच्ची से अचानक रातों रात बड़ी हो गई थी। अब मैं पापा की बेटी नहीं, माँ बन गई थी।
मम्मी की मौत ने पापा को अंदर बाहर से तोड़ कर रख दिया था। मैं रात रात भर रोती, कोई चुप कराने वाला नहीं होता था। हम दोनों पिता पुत्री एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर रोते। पापा इस दुख से उबर नहीं पाए। एक दिन मेरे पालन पोषण का इंतजाम एक रिश्तेदार के यहाँ करके घर छोड़कर कहीं निकल गए। तब से वो लापता हैं। मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो जिंदा हैं या मर गए। तब से मैं अनाथ की जिंदगी जी रही हूँ। मुझे तब से समझ आ गया था कि दुनिया में मैं अकेली हूँ। मैंने खुद को संभाला और अपने आप को अकेले जीने के काबिल बनाया। अपने आप को अंदर बाहर से मजबूत बनाया। मेरे पास पाने के लिए बहुत कुछ है, पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए बिंदास रहती हूँ, बिंदास जीती हूँ। पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, स्कॉलरशिप मिलता रहा, पढ़ाई में परेशानी नहीं हुई। इसके अलावा आर्थिक विकास के लिए मैं पार्ट टाइम जॉब, ट्यूशन पढ़ाती थी, डांस सीखकर छोटे बच्चों को डांस सिखाती। इस तरह मैंने खुद को जीवन जीने लायक बनाया। पर कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है तो रोने के लिए किसी अपने का कंधा ढूंढती। भावुकता और दुख की अधिकता में वो आगे नहीं बोल पाई। उसके होठ थरथरा कर रह गए और आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। राजीव उसके पास आ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से सोफे पर बिठाया और उसके सामने वो भी बैठ गया। झील का चेहरा हाथों में लेकर उसके गालों पर बहते आंसुओं को होठों से चूम लिया। अब तो झील का धीरज टूट गया और वो राजीव के सीने में अपना चेहरा छुपाकर फपक कर रो पड़ी। राजीव ने उसे कसकर भींच लिया। झील के आंसू उसके शर्ट को भिगोकर सीने को तरबतर कर रहे थे। कुछ देर बाद जब झील शांत हुई तो उसे बहुत अटपटा लगा और वो राजीव से अलग होकर आंसू पोंछते हुए खुद को संभालते हुए बोली, सॉरी राजीव। राजीव बोले, किस लिए सॉरी? झील अपना झेप मिटाने के लिए बात बनाते हुए बोली, मेरे कारण आपको परेशानी हुई और आपका शर्ट गीला हो गया। राजीव झील का मन बहलाने के लिए शरारत से बोले, हाँ वो तो है, तुम्हारे आंसू हैं कि ट्रैकर का नल ऐसे फोर्स से बहता है कि बाढ़ आ जाए। बहते बहते बचा हूँ। झील बोली, तुम मेरी टांग खिंचाई कर रहे हो, उस दिन कैंटीन का बदला ले रहे हो। राजीव शरारत से बोले, हाँ उस दिन तुमने मुझे कितना चिढ़ाया था, आज मैं बदला लूंगा। उस दिन मेरे आंख बस गीले हुए थे, आज तुमने तो आंसुओं की बाढ़ ला दिया। झील बनावटी गुस्से में बोली, बस बस, अब आप मुझे उस बात के लिए कितना तंग करोगे? राजीव ने हंसकर कहा, कसम से बहुत मजा आ रहा है आपको ऐसे शर्माते और चिढ़ते देखकर। झील बोली, आप बहुत गंदे हो, मुझे चिढ़ाकर मजा लेते हो। आप जाओ, मैं आपसे बात नहीं करने वाली। राजीव बोले, ठीक है मैं जा रहा हूँ। झील बोली, अरे आप बुरा मान गए। राजीव ने कहा, बिल्कुल नहीं, काफी समय हो गया है, अब मुझे जाना होगा। झील ने कहा, तब ठीक है। राजीव अचानक जाते जाते ठिठक कर रुक गया और वापस झील के पास आकर बोला, झील मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? झील सहजता से बोली, हाँ पूछो। राजीव बोले, आई थिंक आई लव यू, डू यू लव मी? झील सकपका गई। उसे राजीव से अचानक से ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो कुछ बोल नहीं पाई, बस सहमति में सिर हिलाया। राजीव का चेहरा खुशी से खिल उठा और दिल अचानक से जोर से धड़कने लगा। वो झील के एकदम करीब पहुंचकर हल्का सा उसके कमर पर हाथ रखा और थोड़ा झुककर झील के शर्म से गुलाबी हुए गाल को धीरे से चूम लिया। झील का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो वहां से हट गई। तभी राजीव ने उसे पीछे से ही हक किया। वहां से भी छुड़ाकर वो राजीव से बोली, प्लीज अब आप जाओ। राजीव बोले, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया? झील धीरे से बोली, नहीं, पर अभी आप जाओ। राजीव बोले, ठीक है, और वो चला गया। पर अपना दिल, चैन, सुकून और बहुत कुछ झील के पास ही छोड़ दिया। वो झील के पास से आ गया था पर उसका मन वहीं अटका हुआ था। वो खुद को तन्हा तन्हा महसूस कर रहा था, जैसे किसी ने उससे ठग कर उससे कोई कीमती खजाना छीन लिया हो। अभी अभी ही झील से मिलकर आया है, पर बार बार उसके दिल दिमाग में झील का ख्याल ही हलचल मचाए हुए था। वो अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रहा था, पर दिल बेईमान हो गया था और उसका साथ नहीं दे रहा था। वो किसी तितली के जैसे झील की तरफ ही भागा जा रहा था। उसने खुद को डांटा, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, अब सीधे रास्ते पर आ जाओ। क्या करते हो यार तुम? झील के सामने मेरे इज्जत की मिट्टी पलीत करके ही मानोगे? तुम मेरी बात ना सुन रहे हो, ना मान रहे हो। अभी अभी तो उससे मिलकर आए हो, थोड़ा कंट्रोल में रहो। इतना उतावलापन भी सही नहीं है। पर उसका मन कहाँ मानने वाला था। वो तो बस किसी छोटे बच्चे के जैसे जिद किए जा रहा था। हार कर उसने सरेंडर करते हुए कहा, ओके मैं उससे बात करता हूँ। नाउ हैप्पी। उसने जेब से मोबाइल निकाला और कुछ पल सोचते हुए बैठे रहा कि फ़ोन करूँ ना करूँ। फिर उसने डिसाइड किया
वो फोन करेगा। फोन हाथ में लेकर बार बार फोन लगाते लगाते रुका। फिर एक बार गहरी सांस लेकर फोन लगाया, पर रिंग गया और झील ने फोन नहीं उठाया। राजीव थोड़ी देर इंतजार करके एक बार फिर फोन लगाया और इस बार रिंग गया तो झील ने फोन उठाया। झील की आवाज फोन पर सुनकर राजीव के दिल को सुकून मिला। झील बोली, हाँ राजीव बोलिए, घर पहुंच गए? राजीव बोले नहीं, और आगे कहा, मैंने कुछ देर पहले ही फोन लगाया, पर रिंग गया, पर उठाया नहीं। झील ने कहा, अरे हाँ, उस समय मैं किचन में खाना खा रही थी, बस अभी आई तो तुम्हारा फोन आया। राजीव बोले, झील तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? यूं अचानक मैंने तुमसे प्यार का इजहार किया और गले लगा लिया। तुम्हें किस किया? झील मजाक मस्ती में बोली, हाँ बहुत ज्यादा बुरा लगा। और तो और वो मुंह फुलाकर बैठी हुई है। राजीव अचंभित होकर बोला, कौन, किसके बारे में बात कर रही हो? झील सपाट स्वर में बोली, दायां गाल। राजीव अचकचाकर बोला, किसका दायां गाल? तो झील हंसकर बोली, मेरा दायां गाल। जब से बायां गाल को चूम कर गए हो, दायां गाल बुरा मानकर बैठा है। मुझे शिकायत कर रही है कि आपने कभी हमारे बीच भेदभाव नहीं किया। हम दोनों पर समान रूप से मेकअप, क्रीम, पाउडर, मॉइस्चराइजर लगाया। और वो राजीव होता कौन है हमारे बीच भेदभाव करने वाला? आने दो, उसको देखूंगी भी नहीं, मुंह मोड़कर बैठ जाऊंगी। राजीव बोले, बस कर ओवर एक्टिंग की दुकान। झील हंस पड़ी। फिर राजीव शरारत से बोला, अपनी गलती सुधारने आ जाऊं क्या? झील बनावटी गुस्से से बोली, बिल्कुल नहीं, चुपचाप घर जाइए और खाना खाकर सो जाइए। राजीव ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहें हुजूर। राजीव घर आकर सीधे बेडरूम में चला गया। आज उसको खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी और थकावट सा लग रहा था। मम्मी खाने पर बुलाने आई तो उसने खाने की इच्छा नहीं जताई। मम्मी बोली, ठीक है, तुम दूध पी लो, आंसू के हाथ भिजवाती हूँ। राजीव ने सहमति में सिर हिलाया। राजीव बिस्तर पर आंखें मूंद कर लेट गया और वो सारी बातें जो उसके और झील के बीच हुआ रील की तरह चलने लगा। वो याद करते करते उसे नींद आने लगी। तभी आंसू दूध का गिलास लेकर आया। आंसू दूध का गिलास साइड टेबल पर रखकर राजीव के पास आकर बैठ गया। राजीव नींद में मुस्कुरा रहे थे। आंसू ने राजीव को जगाया और कहा, भैया दूध पी लीजिए। राजीव नींद में ही बोला, झील मुझे दूध नहीं पीना, नींद आ रही है, सोने दो। आंसू ने राजीव को हिलाया और कहा, उठ जाइए भैया, सपने से बाहर निकल आइए। और बाय द वे, मैं आंसू हूँ, झील नहीं। वैसे एक बात बताइए, झील कौन है? राजीव उठकर बोले, कौन झील? आंसू ने कहा, आप ही तो नींद में झील नाम ले रहे थे। राजीव बोले, नींद की बड़बड़ाने में तू कुछ और सुना और समझा होगा। आंसू तो जैसे पीछे ही पड़ गया। नहीं, आपने झील ही बोला, मैंने साफ साफ सुना है। बताओ ना भैया, कौन है? अपने आंसू को नहीं बताओगे? राजीव बोले, अजीब चिपकू हो, बिना जाने सोने नहीं दोगे लगता है। ये तुम्हारा मेलो ड्रामा कब खत्म होगा? आंसू ने नहले पर दहला मारा। जब तक आप मुझे बताओगे नहीं, तब तक ये तंग करने का कार्यक्रम जारी रहेगा। राजीव हारकर बोला, हाँ महाराज, बताता हूँ, पर इस बात को सीक्रेट रखना, किसी को बताना नहीं। आंसू खुश होकर सहमति में सिर हिलाया। राजीव धीरे से बोला, हाँ झील मेरी दोस्त है, हमारी दोस्ती अभी अभी हुआ है। वो बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद है। राजीव के बात को बीच में काटकर आंसू तपाक से बोला, और आप उसको लव करते हो? राजीव ने हाँ में सिर हिलाया। आंसू ने कहा, तभी मैं सोच रहा था कि आप अचानक से रातों रात इतने कैसे बदल गए। हमेशा गुब्बारे जैसे मुंह फुलाकर रहने वाले मेरे बिग ब्रो उसी मुंह से सीटी बजाते और हंसने मुस्कुराने लगे। कौन है वो परी जिसने आप पर जादू की छड़ी घुमाई और आप नहीं रहे? राजीव ने पूछा। ये बदलाव अच्छा है कि बुरा? आंसू चहक कर बोला, बहुत बहुत अच्छा है, मुझे भी मिलना है झील से। राजीव बहुत धीरे से बुदबुदा कर कहा, पहले मैं तो अच्छे से जी भर कर मिल लूं। आंसू ने कहा, आप जो भी बोल रहे हो सुनाई दे, इतना तो बोलो, खुद ही बोल रहे हो, खुद ही समझ रहे हो। राजीव बोले, हाँ भाई पक्का, किसी दिन तुझे भी मिलवा दूंगा। और हाथ जोड़कर कहा, एक मेहरबानी कर, मुझे दूध पीकर सोने दो, बहुत नींद आ रही है। आंसू हंसकर बोले, हाँ हाँ सो जाइए, सोएंगे तभी तो सपना देखेंगे। कहकर आंसू चला गया। राजीव सोने की कोशिश करने लगा, पर अब नींद उसकी आंखों से ओझल हो गई थी। वो फिर से झील के बारे में सोचने लगा। उसे झील के ख्यालों में खोकर कब नींद आई पता ही नहीं चला। अगले दिन जल्दी जल्दी तैयार होकर राजीव कॉलेज के लिए निकल गया। वहां उसे झील से जो मिलना था। झील उस दिन पिंक ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। ये रंग उस पर बहुत खिल रहा था। राजीव पास आकर धीरे से बोला, लुकिंग ब्यूटीफुल। झील मुस्कुराहट के साथ बोली, थैंक्स। राजीव बोले, आज कहीं घूमने चलें? झील ने कहा,
कॉलेज के बाद चलेंगे। राजीव ने कहा ठीक है, मैं शाम का बेसब्री से इंतजार करूंगा। राजीव और झील अपने अपने क्लास में चले गए। शाम को दोनों फिर से मिले। दोनों को बहुत भूख लगी थी। पहले वो दोनों ने रेस्तरां में खाना खाया, फिर लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़े, बस एक दूसरे के साथ और तन्हाई। पार्क के बेंच पर बैठकर दोनों बातें करते रहे। झील ने पूछा, राजीव आपकी फैमिली में कौन कौन है? राजीव बोले, मम्मी पापा और एक छोटा भाई। झील खुश होकर बोली, बहुत स्वीट फैमिली, आप बहुत लकी हो कि आपका परिवार भरा पूरा है। राजीव बोले, आपसे तुम भी लकी हो क्योंकि मेरी फैमिली तुम्हारी है। झील ने राजीव का हाथ हौले से थाम लिया और अपने सिर को उसके कंधे पर रख दिया। काफी समय तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे। झील ने राजीव से कहा, आपसे एक बात पूछूं? राजीव बोले, हाँ पूछो। आपका इतना भरा पूरा परिवार है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप अपनी जिंदगी से इतने खपा खपा से क्यों लगते हैं? राजीव ने कहा, तुमसे मिलने से पहले मैं अपने आप से और पूरी दुनिया से नाराज था, पर जब से तुमसे मिला हूँ मेरी सारी नाराजगी गायब हो गई है। झील बोली, ऐसा क्यों? राजीव बोले, बचपन में मैं अपने दादा दादी के साथ गांव में रहता था। पापा काम के सिलसिले में शहर आए और यहीं के होकर रह गए। बाद में मम्मी और मुझे भी शहर ले आए, पर मैं दादा दादी और गांव को छोड़कर शहर नहीं आना चाहता था। पर मम्मी पापा मुझे पढ़ाने जबरन शहर ले आए। उनकी इस बात पर मैं उनसे नाराज रहता था और धीरे धीरे उद्दंड हो गया। हार कर पापा को मुझे हॉस्टल भेजना पड़ा। इन सब से मेरी उद्दंडता और बढ़ती गई। वहाँ हॉस्टल में भी मुझे मेरे दादा दादी, मेरे गांव की गली याद आती रही, इसलिए मेरा गुस्सा और बढ़ गया। कोई तुम्हारे जैसा दोस्त भी नहीं मिला जो मुझे समझे और सही राह दिखाए। मेरे जीवन में अकेलापन और उदासी ने घर बना लिया था। मैं ऐसे हालात के चलते सबसे बेपरवाह हो गया था। जीवन में खालीपन के अलावा कुछ नहीं रह गया था। पर जब से तुम मेरे जीवन में आई हो, मेरा जीवन, मेरा मन, परिस्थितियां सब बदल गए हैं। मैं भी बदल गया हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि एक पल के लिए भी तुमसे अलग ना रहूं। हमेशा तुम मेरे साथ रहो। अपने जीवन का एक एक लम्हा तुम्हारे साथ बिताऊं। झील बोली, आप इतना ज्यादा प्यार मुझे करोगे तो मुझे मेरी ही नजर लग जाएगी। राजीव बोले, मैं नजर को नजर लगने ही नहीं दूंगा। अच्छा, ऐसा क्या करोगे? झील बोली। राजीव रूमानी अदाओं से बोले, तुम्हारी आंखों में मैं खुद को बसा दूंगा, फिर तुम मेरे अलावा कुछ और देख नहीं सकते। झील बोली, अच्छा, पर कैसे करोगे ये सब? जादू से। राजीव ने कहा, हाँ, इसे मोहिनी कला कहते हैं। इसमें तुम मेरी आंखों में देखते रहो और मैं तुम्हारी आंखों में, फिर हम दोनों दिन दुनिया से बेखबर एक दूजे में खोए रहेंगे। झील बोली, हट बदमाश। राजीव बोले, ये लो, इसको कोई राज की बात बताओ तो मजाक लगता है। झील बोली, मुझे सब समझ आता है, तुम्हारे इरादे क्या हैं। ये सब छोड़ो, काफी समय हो गया है, हमें चलते हैं यहाँ से। आप मुझे घर ड्रॉप कर दो। राजीव बोले, तुमसे दूर जाने को मन नहीं करता। लगता है आठों पहर तुम्हारे साथ बिताऊं, पल भर भी तुमसे दूर ना रहूं। राजीव बोले, तुम्हें कैसा लगता है? झील बोली, हाँ राजीव, मुझे आपका साथ पसंद है, पर क्या? राजीव बोले। तो झील ने कहा, आगे क्या सोचा है? राजीव ने कहा, किस बारे में? आगे जाने का। झील ने स्पष्ट किया, हमारे रिश्ते का भविष्य क्या होगा? राजीव बोले, तुम्हें क्या लगता है ये प्रश्न तुम्हारे मन में आया कैसे? मैं कोई तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ? तुम बताओ, क्या तुम इस रिश्ते के लिए सीरियस नहीं हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं मतलब निकालकर तुम्हें धोखा दे दूंगा? झील राजीव को गुस्से में देखकर बोली, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आगे बोली, मैंने जीवन में इतने दुख देखे हैं कि सुख की अनुभूति ठीक से नहीं कर पाती। थोड़ा सा भी खुशी मिलती है तो अंदर से डर लगता है कि ये छिन ना जाए, इसलिए मैं खुलकर खुशी दिखा नहीं पाती। शायद इसीलिए मैं खुशी से थोड़ा दूरी बनाए रखना चाहती हूँ। राजीव बोले, अब तुम्हारे जीवन में मैं आ गया हूँ। तुम्हारे सारे दुख दर्द डर के सामने मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। एक बार मुझ पर भरोसा करो, दुनिया का हर खुशी तुम्हें दूंगा। भावुक होकर राजीव ने झील को बाहों में समेट लिया। झील भी राजीव के सीने से लगकर भावुकता बस रो पड़ी। राजीव ने झील को खुद से हौले से अलग करके उसका चेहरा हाथों में लेकर आंसू जो बह रहे थे उसे पोंछते हुए कहा, तुम्हें रोते हुए देखकर कलेजा कटता है, दिल बहुत दुखता है। आगे से तुम रोओगी तो साथ में मैं भी रोऊंगा। झील आंसू पोंछने लगी, फिर बोली, नहीं, आगे से मैं नहीं रोऊंगी। राजीव बोले, ये है मेरी सोल्जर। झील बोली, अब चलें। राजीव ने सहमति जताई और दोनों घर के लिए निकल गए।
अगले 2 दिनों तक राजीव कॉलेज नहीं आए। झील ने राजीव को फोन भी किया, पर कोई बात नहीं हो पाई। अगले दिन जब राजीव कॉलेज आया तो झील दौड़कर राजीव के पास आई और बोली, राजीव, आप मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितना फोन लगाया पर फोन नहीं लग रहा था। राजीव बोले, सॉरी झील, मुझे अचानक से काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा और इस दौरान बहुत व्यस्त दिनचर्या रहा। जहाँ गया था वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए बहुत कोशिश के बाद भी तुमसे संपर्क नहीं हो पाया। अचानक राजीव को शरारत सूझी। उसने कहा, तुम्हें ऐसे मेरे लिए तड़पता देखकर दिल को बहुत ठंडक मिल रहा है। झील बनावटी गुस्से में बोली, बहुत बुरे हो तुम, मुझे सताकर मजा लेते हो। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करना। राजीव ने छोटे बच्चों की तरह कान पकड़ लिया। झील ने मानते हुए कहा, ठीक है, पर आगे से आप ऐसे मुझे बिना बताए नहीं जाओगे। राजीव बोले, जो हुक्मरानी सा। झील बोली, आप अचानक से किस जरूरी काम से बाहर गए थे? राजीव बोले, आजकल पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको काम से जाना था, तो मैंने उनसे कहा आप आराम करना, मैं आपके काम के लिए वहां चला जाऊंगा। झील सुखद आश्चर्य से बोली, मुझे अच्छा लगा आपने फैमिली के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई। राजीव बोले, हाँ झील, अब मैं शायद कॉलेज भी ज्यादा ना आ पाऊं। झील ने कहा, क्यों? राजीव बोले, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, तो अब से पापा के ठीक होने तक मैं ही ऑफिस संभालूंगा। पापा के ठीक होने के बाद भी वो पहले जैसे मेहनत नहीं कर सकते, तो मुझे उनकी मदद बिजनेस संभालने में करना होगा। झील बोली, आप चिंता मत करो, अंकल जी ठीक हो जाएंगे और आप अपना पढ़ाई और काम दोनों अच्छे से कर पाओगे। राजीव बोले, हाँ, पर मैं तुमसे रोज शायद नहीं मिल पाऊंगा। झील बोली, ठीक है ना, जब समय मिलेगा मिल लेंगे, बाकी फोन पर बातें होती रहेंगी। झील आज आगे से बोली, चलो कैंटीन में चलते हैं, एक एक कप कॉफी हो जाए। राजीव बोले, और तुम्हारा क्लास? झील ने कहा, कॉफी। राजीव उसे आश्चर्य मिश्रित खुशी से देखकर बोले, ओके। झील और राजीव कैंटीन में कॉफी पीते हुए बातें करते हैं। झील ने राजीव के हाथ पर हाथ रखकर कहा, आपसे संपर्क नहीं हो पाया, तब मैं मन ही मन घबरा गई थी। राजीव बोले, तुम इतना डरती क्यों हो, इतना असुरक्षित महसूस क्यों करती हो? झील बोली, आपसे मिलने के बाद से अकेलेपन से डर लगता है। पहले अकेले ही रहना है, पता था, पर अब तन्हाई सताती है। राजीव ने झील का हाथ हौले से दबाकर कहा, तुम्हें तन्हाई से घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। झील बोली, हाँ राजीव, पर मेरा दिल थोड़ा सा भी कुछ प्रतिकूल हालत हो घबरा जाता है, डरता है कहीं कोई मुझे तुमसे अलग ना कर दे। राजीव उसे समझाने लगा, एकदम बच्ची हो तुम, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को थोड़ी देर के लिए भी ना देखें तो रोने लगते हैं, बस वैसे ही। मैडम झील, अब तुम बड़ी हो गई हो, बड़ों जैसे व्यवहार किया करो। झील बोली, तो बड़ों जैसे व्यवहार कैसे करते हैं? राजीव बोला, अपने नैनों के तीरों से हमको घायल करें। झील शरारत से बोली, और राजीव ने भी मस्ती करते हुए कहा, अपने प्यार की बरसात हमारे ऊपर करके हमें अनुग्रहित करें। उनके बीच इसी तरह की मस्ती मजाक की बातें होती रहीं। शाम को राजीव घर पहुंचा तो डॉक्टर साहब आए हुए थे। पापा का चेकअप करके बताया कि अब इनको काफी आराम है, पर ठीक होने के बाद भी इनको अपने सेहत और आराम का पूरा ध्यान रखना होगा। अब ये पहले जैसे मेहनत और काम नहीं कर पाएंगे, हमेशा मेडिसिन लेना पड़ेगा। राजीव ने डॉक्टर साहब को भरोसा दिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए डॉक्टर साहब, पापा अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे, उनको दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं उनका सारा काम और जिम्मेदारी सब संभाल लूंगा। डॉक्टर साहब खुश होकर बोले, वेल डन राजीव, तुम एक जिम्मेदार बच्चे हो, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पर प्राउड फील होगा। राजीव बड़ी नम्रता से बोले, थैंक्स डॉक्टर साहब। राजीव डॉक्टर साहब को छोड़ने बाहर तक गए। मम्मी पापा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। पापा मम्मी से बोले, ये क्या जादू हो गया है इस जनाब को, एकदम बदल से गए हैं। मम्मी मुस्कुराहट के साथ बोली, ये प्यार का जादू है जिसने आपके सुपुत्र का कायाकल्प किया हुआ है। पापा आश्चर्य से भरकर बोले, ये साहबजादे इतने बड़े कब से हो गए? फिर पापा सीना चौड़ा करके बोले, हमारा बेटा कब जवान हो गया, हमें पता ही नहीं चला। अब लगता है रीना जी, हम लोग बुढ़े हो गए हैं। रीना जी ने सहमति जताई और कहा, देखो ना, हमारा राजीव कितना बदल गया है, उसका ये रूप हमने पहले कहाँ देखा था। अब वो कितना समझदार और जिम्मेदार हो गया है, कितना प्यारा और ध्यान रखने वाला हो गया है।
मोहन जी राजीव के पापा ने उत्सुकता से पूछा, रीना जी लड़की कौन है? रीना जी ने धीरे से राज खोलते हुए बोली, उसका नाम झील है और वो राजीव के कॉलेज में पढ़ती है। मोहन जी ने अधीरता से कहा। और रीना जी बोली, और आगे की जानकारी मुझे भी नहीं है। मोहन जी बोले, तुम्हें ये सब किसने बताया? रीना ने मुस्कुराकर कहा, आंसू ने। मोहन जी हंसकर बोले, ये आंसू जासूस भी ना हर किसी की जासूसी करता रहता है। रीना जी बोली, आप ऐसे ही हंसते रहा करें। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपकी सेहत बिगड़ी है, उसकी वजह चिंता और तनाव और भागदौड़ भरा दिनचर्या है। मोहन जी बोले, हाँ, अब राजीव को देखकर मेरी चिंता मिट गई है। मोहन जी बोले, तुम राजीव से बात करो, हमें उस लड़की से मिलवाए। रीना जी बोली, हाँ, मैं मौका देखकर राजीव से बात करती हूँ। राजीव ने अगले दिन ऑफिस से झील को फोन किया और कहा, आज शाम को हम कहीं घूमने चलेंगे और डिनर भी बाहर करेंगे। तुम समय पर रेडी रहना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिक करूंगा। झील बोली, हाँ, मैं शाम को तैयार रहूंगी, बस आप समय पर आना। राजीव बोले, ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। झील बोली, ठीक है। झील तैयार होकर शाम को राजीव का इंतजार कर रही है और ये जनाब हैं कि आने का नाम नहीं ले रहे हैं। झील इंतजार करते करते थक कर वहीं सोफे पर आंख बंद करके सिर टिकाकर बैठ गई और पता ही नहीं चल पाया कि कब उसकी आंख लग गई। इधर राजीव चुपके से आया तो देखा झील सोफे पर सिर टिकाकर सो रही है। वो सोते हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई परी हो। वो बिल्कुल मासूमियत से भरी लग रही थी। राजीव से रहा नहीं गया, उसने धीरे से सोती हुई झील का गाल चूम लिया। पर ये क्या, उसका तो नींद खुली ही नहीं, बल्कि अपना गाल सहलाकर फिर सो गई। अब राजीव को शरारत सूझी, उसने झील के दूसरे गाल को चूम लिया। झील फिर से गाल को सहलाते हुए सो गई। इस बार उसने अपना चेहरा घुमाया और फिर से सो गई। अब की बार राजीव ने बहुत धीरे से उसके माथे पर चुंबन दिया। इस बार झील थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई, पर नींद फिर भी नहीं टूटी और अब की बार भी झील ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाया और वो फिर से सो गई। अब की बार राजीव उसके होठों पर चुम्बन करने वाला ही था कि उसने सोचा, होठ में लिपस्टिक लगा है, अगर मैंने होठों को चूमा तो ये लिपस्टिक मेरे होठों पर भी लग जाएगा। वो सोच ही रहा था कि अचानक से झील की नींद टूट गई। अपने चेहरे के इतने पास राजीव का चेहरा देखकर वो हड़बड़ा गई और बदहवासी में सोफे पर से उठ गई। उठते उठते वो राजीव के ऊपर ही गिर गई। राजीव ने उसे मजबूत बाहों में संभाला और कहा, क्या हुआ, इतना क्यों डर और हड़बड़ा रही हो? मैं ही हूँ, इतना घबरा क्यों रही हो? झील खुद को संभालते हुए बोली, अचानक से आपको इतने पास पाकर मैं थोड़ा सा डर गई थी। राजीव ने उसे मजबूत बाहों में समेटकर कहा, मुझे पास पाकर डर गई? अपने राजीव को? झील बोली, नहीं, मुझे आपसे डर नहीं लगता, पर अचानक से नींद खुलते ही आपका चेहरा बहुत पास पाकर मैं एक पल के लिए आपको नहीं पहचान पाई और किसी अनहोनी की आशंका से घबरा गई थी। राजीव हंसकर बोले, मेरी झील बिल्कुल बच्ची जैसी है, बात बात पर डर जाती है। अब झील ने बनावटी गुस्से से कहा, हटो, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप जाओ यहाँ से। राजीव ने हंसकर झील को जबरन गले लगा लिया और बोले, मेरी लाल परी, गुस्से से लाल मिर्च हो रही है। झील राजीव से और गुस्सा होकर खुद को राजीव से अलग करके बोली, आपसे मुझे कोई बात नहीं करना। राजीव ने माफी मांगते हुए घुटने पर बैठकर कान पकड़ लिया और बोले, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, क्योंकि हम बाहर जाने वाले थे, पर अचानक से मुझे जरूरी मीटिंग में जाना पड़ा और इसलिए देर हो गई और मैडम का गाल गुब्बारे जैसे फूल गए। झील न चाहते हुए भी हंस पड़ी। राजीव भी साथ में हंस पड़े। दोनों काफी देर तक हंसते रहे। राजीव बोले, अब चलें, अभी भी कुछ खास देरी नहीं हुई है। तभी अचानक से जोर से बादलों के गर्जन की आवाज सुनाई दी। झील बोली, हाँ जाओ, बारिश में भीगने के लिए। नहीं, मुझे नहीं जाना। राजीव बोले, चलो, मौसम भी हमारे प्यार में दीवाना हो गया है और प्यार की बरसात करना चाहता है। और वो जबरन जिद करके झील को ले गया। मौसम वाकई बहुत खूबसूरत हो गया था, ऐसा कि हर किसी को रूमानी बना दे। बाहर ठंडी हवाओं ने तन मन को पुलकित कर दिया था। दोनों बाइक पर सवार होकर पहले एक रेस्तरां में गए और उन्होंने खाना खाया। फिर बाहर मौसम की खूबसूरती का आनंद लेते हुए पैदल चलने लगे। थोड़ी ही देर में मौसम ज्यादा बिगड़ने लगा और गरज चमक के साथ ही हल्की फुहार पड़ने लगी। राजीव बोले, इससे पहले कि बारिश तेज हो, जल्दी चलो। झील ने सहमति जताई और दोनों बाइक पर बैठकर तेज गति से निकल पड़े। पर थोड़ी ही देर बाद बारिश ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। दोनों भीगकर तरबतर हो गए। राजीव बोले,
तेज बारिश में गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। फिर एक साइड में जाकर गाड़ी खड़ी कर दोनों वहीं रुक गए। एक तो बारिश रुकने की उम्मीद दूर दूर तक नहीं नजर आ रही थी, ऊपर से कुछ असामाजिक तत्व जैसे लोग भी वहां के साइड में आकर खड़े हो गए। झील उसके बीच कंफर्ट फील नहीं कर रही थी। उन्होंने आंखों के इशारे से ही एक दूसरे को कुछ समझाया, वहां से धीरे से निकल जाने में ही भलाई समझी और चुपके से वहां से खिसक गए। कुछ दूर जाकर गाड़ी बंद पड़ गया और उन्हें दूसरा आसरा देखना पड़ा। उन दोनों का भीगकर बुरा हाल हो रहा था। सामने एक लॉज था। लॉज में पार्क करके दोनों अंदर गए। रिसेप्शन पर जाकर दोनों ने रूम के लिए पता किया तो रूम एक भी खाली नहीं मिला, पर मैनेजर भला आदमी था। उन्होंने झील और राजीव की हालत देखकर एक छोटे से रूम की व्यवस्था कर दी। दोनों रूम में गए तो वहां एक बेड और एक अटैच बाथरूम था। राजीव ने अपने गीले कपड़े उतार कर सुखाने के लिए डाल दिया और टॉवल पहन लिया। झील अभी भी भीगे कपड़े में खड़ी थी, अपने आप को टॉवल से पोंछ रही थी, कभी बाल तो कभी चेहरे। राजीव ने कहा, जाओ बाथरूम में और ठीक से बाल और खुद को पोंछ लो। झील बाथरूम से निकलकर बाहर आने पर बहुत खिली खिली लगी। अब वो काफी व्यवस्थित लग रही थी, अभी भी ठंड से कांप रही थी। इस सब के बावजूद भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। खुले बालों में वो भी भीगी हुई वो गजब ढा रही थी। राजीव को इस तरह अपलक निहारते देखकर वो थोड़ा सकुचाते हुए अपने गीले बालों को बांधकर जूड़े का रूप देने के लिए उसने जैसे ही हाथ ऊपर किया तो सहज ही राजीव के मुंह से निकल पड़ा, खुला रहने दो, अच्छा लगता है। झील का हाथ रुक गया और उसने हाथ नीचे करके दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर थोड़ा सा ठंड से बचाने का प्रयास करते हुए खुद को अपने आप में समेट लिया। उसे राजीव का इस तरह देखना असहज महसूस बना रहा था। झील इस समय बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी लग रही थी, एकदम मासूमियत से भरी और क्यूट। राजीव ने पूछा, ठंड लग रही है? तो झील ने हामी भरकर सिर हिलाया। राजीव अचानक से बिना कुछ बोले झील को गोद में उठा लिया। इससे पहले कि झील कुछ समझ पाती, उसे पलंग पर बिठाकर एक चादर से उसे अच्छे से ढक दिया और उसके पास बैठ गया। झील राजीव के अचानक से इस हरकत से डरकर जम सी गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसने कसकर आंख बंद कर लिया। राजीव की आवाज़ सुनकर उसने आंखें खोली। राजीव ने पूछा, क्या अब भी ठंड लग रही है? झील की घिघी बन गई थी, मुंह से आवाज नहीं निकल पा रहा था। उसने कोशिश करके बमुश्किल ठीक है बोल पाई। राजीव उसकी हथेली को हाथ में लेकर धीरे धीरे से रगड़कर कहा, अब थोड़ा ठंड कम हुआ? अब धीरे धीरे झील थोड़ी सहज होने लगी थी। राजीव झील को इतना पास पाकर उसके जज्बात बेकाबू हो रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो झील को अपनी बाहों में समेटकर जी भर के प्यार करे, ऐसा उसका दिल चाह रहा था, पर झील अपने आप में सिमट कर रह गई थी। राजीव झील की भावनाओं और झिझक को महसूस कर रहा था। उसने उसे सहज महसूस कराने के लिए दोनों के बीच की चुप्पी तोड़कर कहा, क्या हुआ? तुम्हें यहाँ ठीक नहीं लग रहा है? झील बोली, नहीं ठीक है। राजीव बोले, पर तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम यहाँ कंफर्ट फील कर रही हो। झील ने अपने अंदर के द्वंद्व को राजीव से शेयर करते हुए कहा, ऐसे आपके साथ अकेले यहाँ, वो भी रात में, मुझे बहुत आड़ फील हो रहा है। राजीव बोले, क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ? तुम्हारा कुछ नहीं लगता? तुम मुझे प्यार नहीं करती? मेरा साथ तुम्हें खुशी नहीं देता? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मर्जी के बिना यह तुम्हें बहला फुसलाकर तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करूंगा? बोलो झील, कुछ तो बोलो। मुझे दिल में दर्द सा हो रहा है, शायद तुम मेरे बारे में ऐसे विचार रखती हो। झील बोली, राजीव आप एकदम गलत समझ रहे हो। मैं एक लड़की हूँ, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, मैं अंदर से कितनी घबराई हुई हूँ। राजीव चिढ़ से गए और बोले, मुझसे घबरा रही है? झील बोली, आपसे नहीं, अपनी किस्मत और आशंकाओं से घबरा रही हूँ। राजीव को झील का डर समझ में आ गया। वो झील को बाहों में समेटकर बोले, आपके सारे दुख, डर, आशंका आज और अभी से मेरे हुए, अब से ये सब मेरी झील को कभी नहीं सताएगा। झील भी राजीव की बाहों में समा गई और अब वो खुद को बिल्कुल सहज महसूस कर रही थी। कुछ देर तक दोनों खामोशी से एक दूसरे से लिपट कर बैठे रहे। फिर झील खुद को राजीव से अलग करके बोली, मुझे भूख लग रहा है, यहाँ कुछ खाने को है क्या? फिर वो फ्रिज से ढूंढकर एक बोतल ले आई और बोली, चलिए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। राजीव ने बोतल देखा और बोले, अबे ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, दारू की बोतल है, इसे पीकर तू टल्ली हो जाएगी। झील ने बोतल फ्रिज में रखकर कहा, अब क्या करें? तभी रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। झील संभल कर बैठ गई। राजीव ने दरवाजा खोला। मैनेजर थे, पूछने आए थे, कुछ चाहिए क्या?
राजीव बोले, कुछ चाय कॉफी वगैरह हो तो भिजवा दीजिए। थोड़ी ही देर बाद वेटर दो गर्मा गर्म कॉफी लेकर आया, साथ में कुछ नमकीन। वेटर के जाते ही झील कॉफी और नमकीन पर टूट पड़ी। राजीव झील को देखते रहे। फिर झील पास आकर बड़े प्यार से राजीव को भी अपने हाथ से खिलाने लगी। कॉफी पीकर दोनों को बहुत राहत महसूस हुई। शरीर में थोड़ी गर्मी आ गई। अब भूख मिटाने के बाद झील को नींद सी आने लगी और वो जाकर बेड पर लेट गई। लेटते ही उसे नींद आने लगी, पर राजीव की आंखों से नींद जैसे गायब हो गई थी। वो सोई हुई झील के पास आकर बिल्कुल उसके बगल में लेट गया और उसे फिर शरारत सूझी। उसने धीरे से झील के चेहरे को चूम लिया। इस बार झील हड़बड़ाकर उठ बैठी। अपने एकदम पास राजीव को देखकर बोली, राजीव सोने दो ना। फिर राजीव से बिल्कुल किसी अबोध बच्चे जैसे लिपट कर सो गई। राजीव उसके बिखर गए बाल जो चेहरे पर फैल गया था उसे धीरे से हटाकर व्यवस्थित किया। झील बोली, क्या हुआ राजीव, आपको नींद नहीं आ रही? राजीव रोमांटिक अंदाज में बोले, ऐसे रात में कौन बेवकूफ सोएगा। झील बोली, आपका क्या मतलब है कि मैं बेवकूफ हूँ? राजीव ने उसे छेड़ते हुए कहा। हाँ, झील गुस्से में बोली, जाओ आप मेरे पास से। राजीव ने उसे हंसकर जबरन गले लगा लिया। झील खुद को छुड़ाने लगी और बोली, हटो। राजीव ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया और बोले कि तुम्हें बेवकूफ ना बोलूं तो क्या कहूँ। इतनी हसीन और रोमांटिक रात है और तुम्हें सोना है। चलो कुछ बात करते हैं, कुछ प्यार करते हैं। तुम्हें मन नहीं करता मुझे प्यार करने को? मेरा तो मन करता है कि मैं तुम्हें जी भर के प्यार करूं, अपनी बाहों में लेकर सर से पैर तक तुम्हें प्यार करूं, तुम्हें तन मन आत्मा की गहराई तक महसूस करूं। मेरा ठिकाना तुम्हारे सिवा कहीं और नहीं है। ये राजीव झील के आंचल में ही खिला रह सकता है, दूसरी जगह मुरझा जाएगा, मर जाएगा। झील ने अपना हाथ राजीव के होठों पर रखकर उसे जोर से लिपट गई। राजीव उससे दुगने जोर से लिपट गया। झील भावुक होकर बोली, तुम्हारे प्यार की एक बूंद अमृत से मेरा जीवन तृप्त हो गया। तुम्हारे प्यार में बर्बाद हो गई तो भी दुआएं देती रहूंगी कि तुमने मुझे सच्चे प्यार का एहसास कराया। तुम मेरे जीवन के रेगिस्तान में मेघ का एक जलपूर्ण टुकड़ा बनकर आए और जहां भी बरसे, जब भी बरसे, मुझे तन मन आत्मा से तृप्त कर दिया। उस लम्हा दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम को आत्मा की गहराई तक महसूस किया और वो पल उनके पवित्र प्रेम का साक्षी बन गया। वो लम्हा उन दोनों प्रेमियों के लिए यादगार और अनमोल हो गया। जिस पल दोनों प्रेम के मोल बिक गए, उनके प्यार को नई ऊंचाइयां मिला। उन्होंने अपने प्यार को अपने नजरिए से देखा और समझा। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबकर कब तक खोए रहे। फिर राजीव ने मोबाइल पर रोमांटिक गाने लगाया, जिसे राजीव के कंधे पर सर रखकर झील और राजीव सुनते रहे। गाना था, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। दोनों गाने को साथ में गुनगुनाते रहे। फिर बैक टू बैक गाने चल रहे थे और दोनों गुनगुना रहे थे। फिर राजीव ने झील का हाथ पकड़कर उसके साथ कपल डांस करने लगा। दोनों को बहुत मजा आ रहा था। फिर अगला गाना सुनाई दिया, लग जा गले की फिर ये हंसी रात न हो। फिर अगला गाना शुरू हुआ, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए तेरे तन की कस्तूरी। अगला गाना, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। ऐसे ही उनकी सारी रात हंसते गाते हुए गुजर गया। अब बारिश होना बंद हो गया था और सुबह के 4 बज रहे थे। अब उन्होंने घर जाने के लिए सोचा। जाते जाते राजीव ने झील को कसकर बाहों में समेट लिया और बोले, अब तुमसे अलग नहीं रहा जाता। मैं जल्दी ही मम्मी पापा से हमारी शादी की बात करूंगा। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? झील का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसके लिए राजीव से नजर मिलाना मुश्किल हो गया और अनायास ही उसकी नजरें झुक गईं। उस समय वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। राजीव से रहा नहीं गया। उसने उसके गुलाब के पंखुड़ियों जैसे होठों को बरबसी गहराई से चूम लिया। झील बस शर्मा कर रह गई। वो राजीव से नजर नहीं मिला पा रही थी। राजीव ने उसे प्यार से गले लगाकर कहा, झील, एक बेहद जरूरी बात तुम्हें बताना रह गया। पूछोगी नहीं क्या बात है? झील ने धीरे से कहा, बताओ। राजीव बोले, मैं 1 सप्ताह के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ। आज ही शाम को निकल जाऊंगा, पर वहां से आते ही तुम्हें मम्मी पापा से मिलवाऊंगा और हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। झील किसी अबोध बच्चे के जैसे राजीव से लिपट गई और बोली, आप क्यों इतनी दूर और इतने दिनों के लिए जा रहे हो? नहीं जाओ। राजीव बोले, बहुत जरूरी काम है।
जाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जहाँ भी जाऊँगा तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा। समझी होने वाली मिसेज़ राजीव। राजीव की बातें सुनकर झील शर्म से पानी-पानी हो गई, तो राजीव ने उसे छेड़ते हुए कहा, ये शर्माने का समय नहीं है, झील जी, भविष्य के सपने देखने का समय है। वादा करो, मेरी याद में दुखी होने के बजाय जब भी मेरी याद आएगी, मुझे फ़ोन करोगी। झील ने बुझे मन से हामी भरते हुए सिर हिलाया। राजीव झील की भावनाओं को समझ गए और बोले, रिलैक्स झील, मैं जल्दी से अपने काम को खत्म करने की कोशिश करते हुए जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। अब चलो अच्छे से मुस्कुरा दो वरना। झील बोली, अब वरना क्या करोगे? वरना मैं जल्दी जाकर जल्दी वापस कैसे आ पाऊंगा, और मेरे जाने के नाम पर तुम्हारा मुंह ऐसे उतर क्यों गया? झील राजीव से लिपट कर बोली, मुझे आपसे अलग होते हुए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा। राजीव बोले, झील, सब बहुत अच्छा होगा, बस तुम सकारात्मक सोच रखो। हम जल्दी ही मिलेंगे और इस बार हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तब तक तुम सपने देखते हुए मेरा इंतजार करो। ठीक है, अब चलें। झील ने सहमति में सिर हिलाया। राजीव के बिना झील का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे कॉलेज जाने का भी मन नहीं करता, किसी काम में मन नहीं करता। झील को राजीव की बहुत याद आती, तो वो उसे फोन करके बातें किया करती। उधर राजीव वहाँ काम के सिलसिले में बहुत बिजी रहता और कोशिश करते रहता कि काम जल्दी खत्म हो और वो जल्दी से अपनी झील के पास उड़कर पहुंच जाए। वो हर रात झील को फोन करके बातें करते। उसे भी झील की याद आती रहती थी। दोनों कभी वीडियो कॉलिंग किया करते कि एक दूसरे को देख भी पाएं और बातें भी कर पाएं। ये समय दोनों दिन गिन गिन कर काट रहे थे और तभी वो समय भी आया जब एक दिन राजीव ने झील को फोन करके बताया कि वो जल्दी ही वापस आ रहे हैं। सुनकर झील खिल उठी। उसका मन मयूर जैसा नाच उठा। उसे राजीव से मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी। वो सोच रही थी कि इस बार राजीव आएंगे तो वो दौड़कर उसे कसकर भींच कर लिपट जाएगी और उनके होठों पर चुंबन करेगी। ऐसा सोचकर वो खुद ही शर्मा गई और बोली, झील, तू भी एकदम ना बुद्धू है और थोड़ी पागल भी। फिर मन ही मन बोली, हाँ, राजीव के प्यार में पागल। फिर खुद से बोली, रिलैक्स झील, खुद को संभालो और थोड़ा धैर्य रखो। राजीव आने वाले हैं। जब से झील को पता चला, तब से घड़ी उसका दुश्मन हो गया। समय जैसे ठहर गया उसके लिए, और वो चाहती थी कि समय पंख लगाकर उड़ जाए। काम के सिलसिले में जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करती थी, वहाँ के लिफ्ट में जा रही थी। तभी वो लिफ्ट में अकेली थी, तो उसे डर सा लगा। तभी उस लिफ्ट में एक और आदमी आया। वो देखने में जेंटलमैन टाइप का लग रहा था, पर पता नहीं क्यों उसे लिफ्ट में अपने साथ देखकर अच्छा नहीं लगा। पर झील ने किसी अनहोनी की आशंका को अपने दिमाग से झटक दिया। वो अनजान आदमी लगातार झील को घूर रहा था। इस सिचुएशन में उसे बहुत अटपटा लग रहा था। आखिर में वो उसका घूरना सहन से बाहर होने लगा, तो वो लिफ्ट खोलने के लिए हाथ बढ़ाई, पर उस आदमी ने बीच रास्ते में ही उसका हाथ रोक दिया और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगा। झील थरथरासी गई। अचानक हुए इस हमले के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसको कुछ पल के लिए तो समझ भी नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। मन ही मन सोचा कि शोर मचाकर किसी को मदद के लिए बुलाए, पर डर के कारण उसका गला सूख गया, पसीने से लथपथ हो गई और बदहवासी में उसे अपने बचाव का कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसे अपने आप को बचाना मुश्किल हो गया। कहाँ वो मासूम हिरणी सी नाजुक, कहाँ वो राक्षस जैसा बलिष्ठ आदमी। उस आदमी की नजदीकी झील को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। उसने उसके गिरफ्त से छूटने का पूरा जोर लगाया और उसे कसकर धक्का देकर लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंच गई। पर वो आदमी भी फुर्ती से आगे बढ़कर दरवाजा तक पहुंचते हाथ को अपने मजबूत पकड़ से रोक दिया और वो झील के एकदम करीब पहुंच गया और उसे जबरन अपनी तरफ खींचने लगा। वो उस आदमी को अपने पास से हटाने की कोशिश करने लगी, पर उसका जोर उस आदमी पर बिल्कुल भी नहीं चला। इस पल झील खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। तभी उसे राजीव की याद आई और उसने अपना मोबाइल निकालने की कोशिश की, पर मोबाइल हाथ से छूटकर गिर पड़ा। झील मोबाइल उठाने को झुकी तो पीछे से आदमी ने उसे दबोच लिया, मोबाइल अपने पैर से और दूर कर दिया। झील इस संघर्ष से थकने लगी तो उसने एक और प्रयास किया, पलटकर चेहरे को मारा। तब वो अचानक हुए इस हमले से बौखला गया। बस झील को इसी पल का इंतजार था। उसने मोबाइल पकड़ा और फुर्ती से लिफ्ट का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। तब वो टेरेस पर आ गई थी। उसने सोचा, खुले में आ गई तो वो सुरक्षित है, पर उसका बैड लक, उस समय टेरेस एकदम सुनसान था। आसपास कोई भी नहीं था। झील चारों तरफ नजर घुमाकर मदद की आस में देखा, पर उसे सिर्फ मायूसी ही हाथ आया। फिर उसने राजीव को फोन किया,
पर रिंग गया और राजीव ने फोन नहीं उठा पाया। फिर उसने दूसरी बार राजीव को फोन किया। इससे पहले कि राजीव फोन उठाता, उस आदमी ने पीछे से आकर झील को दबोच लिया। झील के हाथ को झटका देकर मोबाइल गिरा दिया। मोबाइल जमीन से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अब तो झील बिल्कुल निराश हो गई। उसकी आखिरी उम्मीद भी नहीं रही। अब उसे अपने बचाव का रास्ता बंद महसूस होने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि अब मैं खुद को कैसे बचाऊं। उसने उस आदमी की पकड़ से बाहर निकलने के लिए वो कसमसाने लगी। वो उस आदमी को धक्का देकर तेजी से टेरेस के दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा जल्दी से खोलने लगी, पर वो आदमी भी पीछे पीछे आकर उसे वहां से खींचने लगा। ना चाहते हुए भी झील उस आदमी के साथ घसीटते जा रही थी और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। इस कोशिश के दौरान उसका हाथ दीवार से टकराया और उसके हाथ में कुछ आया। वो एक छोटा सा डंडे जैसा था। उसने खुद को बचाने की एक और कोशिश की और डंडा लेकर उस आदमी को ताकत के साथ मारा। इस चोट से वो दर्द से बिलबिला गया। झील को खुद को बचाने का एक और मौका मिल गया। उस आदमी की पकड़ ढीली पड़ गई और झील मौके का फायदा उठाकर भागी। इस बार वो आदमी गुस्से से लाल पीला हो गया। वो झील के पीछे भागा और उसे कसकर पकड़ लिया। झील उसके पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी। उस आदमी ने झील को कसकर एक थप्पड़ जड़ दिया। झील संभल नहीं पाई और लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके होंठ के पास से खून की पतली सी धार बह रही थी। वो चीखने की कोशिश कर रही थी, पर गिग्गी बन गई थी। मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी, बस आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। वो डरकर लगातार पीछे खिसकती जा रही थी। पर एक समय ऐसा भी आया कि उसको जगह कम पड़ गई और वो आदमी सामने से आकर उसे घेर लिया। अब ना वो पीछे खिसक सकती थी और ना ही वो आगे बढ़ सकती थी। उसी स्थान पर जम सी गई। उसने खुद को बचाने की एक और कोशिश की। जिस डंडे को उसने उस आदमी को मारने के लिए पकड़ा था, वो बिजली के वायर को ढकने वाला वेट था और उस जगह से तार खुला रह गया था। उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, पर उसे बचने का कोई उपाय नजर नहीं आया। उसने सोचा किसी तरह उस खुले तार तक पहुंच गई तो एक बार फिर से उस आदमी को धक्का देकर अपना भाग जाएगी। उस आदमी को थोड़ा बहुत करंट लगेगा और उसे भागने का मौका मिल जाएगा। वो धीरे धीरे से तार की तरफ खिसकना शुरू की, लेकिन वो आदमी उसे मजबूती से पकड़ रखा था और झील का बांह पकड़कर जोर के कारण दुखने लगा। उस आदमी ने झील को आगे खिसकने से जबरन रोक दिया और अपनी तरफ खींचने लगा। झील उतना ही उससे दूर होकर अपने आप में सिमट रही थी। अब झील थकने लगी थी और घबराहट में हाँफ रही थी। उसका उस आदमी पर उसका कोई भी जोर नहीं चल पा रहा था। वो धीरे धीरे आसक्त होती जा रही थी। उसे लगने लगा अब वो खुद को नहीं बचा पाएगी। अचानक उसे राजीव की याद आई और वो चीखने लगी और राजीव राजीव पुकारने लगी। वो आदमी उसके गाल पर फिर से जोर से थप्पड़ मारा। झील लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी और सहम कर उस आदमी को किसी घायल हिरणी की तरह कातर दृष्टि से देखा। पर उस आदमी पर राक्षसी प्रवृत्ति सवार था, जो दूसरों को दुख देकर मजा लेते हैं। फिर झील ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। पर उस आदमी पर झील के आंसू और मासूमियत का कोई असर नहीं हुआ। उसने झील के केस पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। देखते ही देखते अचानक मौसम काफी खराब हो गया। जोर से बादलों की गरज चमक के साथ ही पानी की बौछार आरंभ हो गई और मूसलाधार बारिश होने लगी। अचानक आसमान से आफत की बारिश आरंभ हो गई। झील भीग कर तरबतर हो गई। वो आदमी भी बुरी तरह से भीग गया था, पर उसे बारिश से जैसे कोई असर नहीं हुआ। वो आगे बढ़कर चील जैसे झपट्टा मारकर झील को पकड़ लिया। झील बेबसी से सिसक उठी, पर उस राक्षस पर झील के किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। उस पर तो एक ही सनक सवार था। फूल जैसी मासूम झील को नोच डाले, मसल डाले। झील की घबराहट में सांस फूलने लगी और वो हाँफते हुए रोने लगी। डर की अधिकता के कारण वो बेहोश होने लगी। उसकी आंख धीरे धीरे बंद होने लगी और उस पल उसे राजीव की याद आई। आंखें बंद होने से पहले उसे लगा जैसे राजीव मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। फिर वो बेहोश हो गई। जाने कितने देर तक वो पानी में भीगते हुए टेरेस पर पड़ी रही। काफी समय बाद जब उसे होश आया तो उसके पूरे शरीर में असह्य दर्द हो रहा था। उसने उठने की कोशिश की तो उसे अपने कपड़े अस्त व्यस्त लगे और सिर में जोरदार दर्द हुआ। वो दर्द से सिहर उठी और आंखें बंद कर लिया। तभी उसे कुछ समय पहले की सारी घटनाएं याद आने लगी। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। उसने बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए अपने बेबसी पर आंसू बहाते अपने अस्त व्यस्त हो गए कपड़े ठीक करने लगी। वो काफी देर तक वहीं पानी
पानी में भीगते अपने हालात पर रोते हुए बैठी रही। फिर धीरे से उठने की कोशिश करने लगी, पर उठ नहीं पाई, लड़खड़ा गई और दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे से उठी और लड़खड़ाते कदमों से चलकर टेरेस पर से जाने लगी। परंतु थोड़ी ही दूर चल पाई थी कि सामने उसने कुछ ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर कांप गई और बदहवासी में जोर जोर से चीखने लगी। और उस भयानक दृश्य को देखकर वह बेहोश हो गई। टेरेस के फर्श पर काफी देर तक बेहोश रही और बारिश लगातार हो रही थी और वो भीगते हुए पड़ी रही। बहुत देर बाद जब झील को चेतना आई तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली, पर आंखों के सामने फिर वही भयानक मंजर सामने था। वो आदमी जिसने उसके साथ गलत व्यवहार किया था, उसे उसके दुष्कर्म की सजा ऊपर वाले ने तत्काल दे दी। वो आदमी जब झील के साथ गलत व्यवहार करके टेरेस से वापस जा रहा था, तभी बारिश के कारण खुले तार में करंट प्रवाहित होने लगा। तार से करंट और चिंगारियां निकल रही थी। वो आदमी लापरवाही से चलते हुए जा रहा था। उसका ध्यान खुले तार तक नहीं गया और वो जैसे ही तार के करीब से गुजरा, उसका हाथ तार को छू गया। बारिश और उसका शरीर भी गीला था। वो करंट की चपेट में आ गया और बुरी तरह से जलकर कोयला हो गया। तार से अभी भी करंट और चिंगारियां निकल रही थीं। ये सब भयानक मंजर देखकर झील जोर जोर से चीखने लगी। वो पागलों जैसे लगातार चीखती रही और उसे अपना सुध बुध नहीं रहा। वो वहां से चीखते हुए भागने लगी और भागते भागते वो सड़क पर आ गई। उस समय सड़क बिल्कुल सुनसान था। भागते भागते सड़क किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी। लगातार बारिश जारी रहा। वो सड़क किनारे बेहोश भीगती पड़ी रही। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान बन गए थे, जहां से खून बहकर आसपास पानी के साथ मिलकर लाल लाल हो गया था। वो सड़क सुनसान था, जहां लोगों की आवाजाही कम थी। दोपहर के 12 बज चुके थे। झील अभी सड़क के किनारे बेहोश भीगती पड़ी थी और उसके शरीर से खून पानी के साथ मिलकर आसपास लाल हो गया था। तभी दो लड़के बैग पर सवार होकर उधर से गुजरे। उन्होंने झील को बेहोश पानी में भीगते हुए और आसपास खून फैले देखा तो वो दोनों डर गए। उन्होंने 100 नंबर डायल करके इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने झील को वहां से ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उस दिन से झील लापता हो गई। उनके बारे में कोई कुछ भी नहीं बता पा रहा था कि आखिर झील अचानक से कहाँ गायब हो गई। राजीव ने वापस आने के बाद सबसे पहले झील को फोन किया, क्योंकि उसके मोबाइल पर झील के 2 मिस कॉल आए थे। पर राजीव ने कॉल बैक किया तो झील का फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। उसने बहुत बार झील से बात करने फोन लगाया, पर हर बार फोन लग ही नहीं पाया। राजीव झील से फोन पर संपर्क नहीं कर पाया तो उसके घर गया, पर घर पर ताला लगा हुआ था। राजीव ने आसपास पूछा, पर किसी को कोई जानकारी नहीं थी झील के बारे में। फिर उसने वहां जाकर भी पता किया जहां पर झील पार्ट टाइम जॉब करती थी। वहां पर भी उसे झील के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। राजीव ने सोचा अगले दिन कॉलेज जाकर झील से मिल लेंगे। शायद उसका फोन खराब हो गया होगा, या फिर हो सकता है कि वो मुझसे नाराज हो। राजीव के मन में यही विचार चल रहा था। यही सब सोचते सोचते राजीव सो गया और एक बुरे सपने के साथ उसकी नींद अचानक खुल गई। वो पसीना पसीना हो गया था और गला सूख गया था। वो उठकर पानी पीने लगा और विचार करने लगा। बहुत बुरा सपना था। राजीव पानी का घूंट पीने लगा और उसका ध्यान अभी भी उसी सपने पर लगा था। उसने मन ही मन सोचा, बहुत विचित्र और बुरा सपना था। फिर नींद जैसे उसकी आंखों से ओझल हो गई थी। वो सपने को याद करने लगा। सपने में झील उसे दिखाई नहीं दे रही थी, बस उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो शायद किसी मुसीबत में घिर गई है और मदद के लिए राजीव को बार बार पुकार रही है। उसकी आवाज में डर और अधीरता के साथ दर्द भी महसूस हो रहा था। वो बदहवासी में पागलों के जैसे उसे ढूंढ रहा है, पर झील उसे कहीं नहीं दिखाई दे रही। सुनाई दे रहा है तो सिर्फ उसकी कातर पुकार। वो उस पल अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा था और उसका मन झील की सलामती को लेकर आशंकित हो उठा। उसका मन व्याकुलता और अधीरता से भर उठा और वो पसीने से लथपथ होकर हाँफते हुए उठ बैठा। इस तरह से उसका बुरा सपना टूट गया। उसने बहुत कोशिश की उस सपने को अपने दिलो दिमाग से हटाने की, पर कामयाब नहीं हो पाया। रह रहकर वो सपना बार बार उसको याद आकर बेचैन कर रहा था। उसने झील को एक बार फिर से फोन लगाया, पर हर बार की तरह इस बार भी उसे नाउम्मीदी ही हाथ लगी। अब उसे झील की चिंता होने लगी थी। उसका मन झील की कुशलता को लेकर अंदर ही अंदर से डरने लगा था, पर वो अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता था।
वो चाह रहा था कि ये सिर्फ आशंका ही रहे, हकीकत में ना बदले। इसी तरह बैठे बैठे ही विचारों के उधेड़-बुन में उसकी आंख लग गई। वो काफी देर तक सोता रहा। जब नींद खुली तो हड़बड़ाकर उठ बैठा। मन ही मन सोचा, बहुत देर तक सोता रहा। फिर समय देखने के लिए मोबाइल उठाया, पर देखा तो मोबाइल बंद पड़ा था। उसे चार्जिंग पर लगाकर वो नहाने चला गया। नहाकर बाहर आया, तब तक दोपहर के 12 बज चुके थे। वो तैयार होकर खाने की टेबल पर पहुंचा तो मम्मी बोली, आज बहुत देर तक सोते रहे, सफर और काम का थकान ज्यादा हो गया था ना। राजीव मम्मी से बोला, नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में कल रात बीच रात में अचानक नींद खुल गई थी और बहुत देर तक नींद नहीं आई, और जब नींद आई तो अभी जागा। मम्मी बोली, अचानक से काम और जिम्मेदारी के कारण तुम परेशान हो रहे हो। राजीव मम्मी से बोला, आप ऐसा क्यों सोचते हो, सब कुछ ठीक है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये सब जिम्मेदारी उठाने लायक। मम्मी गर्वपूर्ण नजरों से देखकर बोली, हाँ राजीव, तुमसे बड़ी उम्मीद है। राजीव बोला, मैं आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। पापा कैसे हैं? मम्मी बोली, वो ठीक हैं, अभी दवा खिलाकर सुला दिया है। कल से तुम्हें पूछ रहे थे, राजीव आ गया है तो कहाँ है, पर जब तू वापस आया तब तक वो सो चुके थे। मम्मी बोली, राजीव एक बात बोलूं? राजीव बोला, हाँ मॉम, प्लीज पूछिए, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है? मम्मी बोली, आंसू बता रहा था कि तेरी एक दोस्त है जो तेरे कॉलेज में पढ़ती है और तू उसे पसंद करता है, किसी दिन हमसे भी मिलवाओ उसे। राजीव थोड़ा शर्मा कर बोला, हाँ मॉम, मैं किसी दिन उससे आप सबको मिलवाता हूँ, अभी मैं जरा जल्दी में हूँ, आपसे शाम को आकर मिलता हूँ। कहकर राजीव जल्दी से निकल गया। वो सीधे कॉलेज गए झील से मिलने, पर झील वहां नहीं मिली। उसने उनके क्लासमेट रीमा से पूछा, झील कहाँ है, कुछ जानकारी है क्या? रीमा बोली, नहीं, पिछले 2 दिनों से वो कॉलेज नहीं आ रही, उससे फोन पर भी बात नहीं हो पाई। ऐसे अचानक कहाँ गई? वैसे वो मुझसे सब बातें शेयर करती है, पर इस बार उसने कुछ भी नहीं बताया। राजीव वहां से भी निराश होकर लौट आए। ऑफिस में आकर काम में व्यस्त हो गए। देर शाम फिर झील को फोन करके देखा, पर इस बार भी हर बार की तरह निराशा ही हाथ लगी। अब उसे झील की चिंता होने लगी। क्या बात है कि उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है? कहीं झील सचमुच किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? इन्हीं सब ऊहापोह में कब रात के 8 बज गए, पता नहीं चला। अब वो ऑफिस से निकलकर बाहर आ गया। वो कहाँ जाए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो झील का पता कैसे लगाए, कहाँ से उसे ढूंढ निकाले, उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वो एक ओवर ब्रिज के पुल के ऊपर चुपचाप बैठे हुए सोचता रहा, कैसे झील से संपर्क किया जाए, पर उसे दूर दूर तक कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। राजीव ने सोचा, एक बार फिर से झील के घर जाकर देख ले, शायद अब मिल जाए। यही सोचकर वो झील के घर जाने के लिए निकल गए। इस बार भी उसे निराशा ही मिली। झील के घर में ताला लटक रहा था। उसने आसपास पता किया, पर पिछले 2 दिनों से किसी ने उसे नहीं देखा। फिर एक बार वहां गया जहां झील पार्ट टाइम जॉब करती थी, पर वहां भी अंकल ने बताया कि झील पिछले 3 दिनों से वहां नहीं आई है। उसने कहीं आने जाने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया और न ही फोन बिगड़ने जैसा कोई बात बताई है। उसने बताया कि झील बहुत खुश थी कि आप बाहर से वापस आने वाले हैं। इससे पहले वो हमेशा नहीं आने पर फोन करके एक दिन पहले बता दिया करती थी, पर इस बार पहली बार है कि झील 3 दिनों से नहीं आ रही और उसने कोई जानकारी भी नहीं दी। राजीव की चिंता और आशंका अंकल जी की बातें सुनकर और बलवती हो गई। अंकल ने झील के प्रति राजीव की चिंता को समझकर कहा, राजीव चिंता मत करो, हम झील को ढूंढने के लिए कुछ करेंगे। राजीव को अंकल जी की बातों से कुछ आशा की किरण नजर आई। इससे पहले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे करे। उन्होंने अंकल जी से पूछा, हम झील को ढूंढने के लिए क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, झील ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकती है? अंकल जी ने थोड़ा सा सोचकर कहा, हो सकता है वो अचानक कुछ जरूरी काम आ जाने पर अपने घर जा सकती है। राजीव का ध्यान तो उस तरफ गया ही नहीं था। अब उसे अंकल जी से बात करके अच्छा लगा। झील की चिंता भी थोड़ी कम हुई। राजीव बोले, अंकल जी, आप मेरा एक फेवर करोगे प्लीज? आप उसके घर फोन करके पूछिए ना कि झील वहाँ है कि नहीं। अंकल जी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम शांति से बैठो। फिर अंकल जी ने डायरी निकालकर झील का नंबर ढूंढा और फोन लगाया, पर यहाँ पर भी निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने बताया कि झील के 4 दिनों पहले बात हुई थी और वो वहाँ गई ही नहीं है। यहाँ वो लोग भी चिंता में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बेबी अपने स्तर पर झील को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब राजीव का धैर्य खत्म हो गया और वो सिर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गया। उसको ऐसे हिम्मत हार कर बैठे देखकर अंकल जी ने
राजीव के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए कहा, घबराओ मत, हिम्मत रखो और ऊपर वाले पर भरोसा रखो। झील जहाँ भी होगी सही सलामत होगी। ऐसी प्यारी बच्ची के साथ भगवान कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता। आज बहुत रात हो चुकी है, अभी तुम घर जाओ, कल हम पुलिस स्टेशन चलेंगे झील के लापता होने की रिपोर्ट लिखाने। राजीव को यकीन नहीं हो रहा था कि झील ऐसे कहीं लापता हो गई है। उसका दिल आशंका से बैठा जा रहा था। वो भारी कदमों से घर की ओर लौट आए। घर पर भी वो बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में आ गए। उसका तन मन टूटा हुआ था। वो सीधे जाकर बिस्तर पर लेट गया। मम्मी की आवाज से उसने आंखें खोली। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। मम्मी ने उसे ऐसे देखा तो वो किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठी और बदहवासी में राजीव से पूछा, क्या हुआ राजीव, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं? अब राजीव का सब्र टूट गया और वो मम्मी से लिपटकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मम्मी ने उसे गले लगाकर कहा, क्या हुआ, कुछ तो बताओ। पर उससे पहले रोना बंद करो और शांति से बताओ कि क्या हुआ। राजीव बोले, मम्मी झील कहीं लापता हो गई है, कहीं मिल नहीं रही है। पिछले 3 दिनों से उसका कोई पता नहीं है। मैं जब से आया हूँ उसे लगातार दर बदर ढूंढ रहा हूँ, पर अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। जहाँ जहाँ उसके मिलने की उम्मीद थी सब जगह पता कर लिया, पर सारी मेहनत बेकार ही जा रही है। अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। उसका मोबाइल भी नॉट रीचेबल आ रहा है। उससे किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है। कल सुबह जाकर पुलिस स्टेशन में झील के लापता होने की रिपोर्ट लिखाना है। मेरा दिल झील की सलामती को लेकर बहुत आशंकित हो रहा है। पता नहीं वो कैसी होगी, कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मुझे बहुत चिंता हो रही है। झील ने ऐसा क्यों किया? वो बिना किसी को कुछ भी बताए कहाँ चली गई? उसने मेरे बारे में भी एक बार नहीं सोचा कि उसके ऐसे बिना किसी को कुछ बताए कहीं चले जाने से मुझ पर क्या बीतेगी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।